बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर फेलोज, मैं हूं अबू अब्बास। 300 विद अबू अब्बास के चंद और सवालात के साथ इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे सवाल नंबर 271 से लेके सवाल नंबर 275 तक पे। सवाल नंबर 271, व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कन्फाइंड स्पेस एंट्री स्टैंड बाई मैन? कन्फाइंड स्पेस एंट्री स्टैंड बाई मैन की सबसे बड़ी या अहम तरीन जिम्मेदारी कौन सी है? या ये सवाल ऐसे भी हो सकता है, व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कन्फाइंड स्पेस एंट्री अटेंडेंट? कन्फाइंड स्पेस एंट्री अटेंडेंट की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या बड़ी जिम्मेदारी कौन सी है या अहम जिम्मेदारी कौन सी है? तो सवाल कैन बी विद द मैन, कैन बी विदाउट मैन, और ये कन्फाइंड स्पेस एंट्री अटेंडेंट भी हो सकता है जो अप्रोप्रिएट है, जो नॉर्मल टर्म यूज होती है, और ये स्टैंड बाई मैन भी हो सकता है क्योंकि एंट्री अटेंडेंट भी स्टैंड बाई मैन होता है। ऑप्शंस देखते हैं। Option A, to monitor confined space entry when crew is inside space. ये confined space entry की एक्टिविटीज मॉनिटर करना या confined space entry को मॉनिटर करना जब क्रू इनसाइड द स्पेस हो या स्पेस के confined space के अंदर हो। तो जब क्रू इनसाइड confined space होगा यानी confined space entry चल रही होगी तो confined space entry को मॉनिटर करना, इट विल इंक्लूड लॉग इन मेंटेन करना और कंटिन्यूसली इस एंट्री को मॉनिटर करना के कोई भी अप डाउन या कोई कंडीशन जो है वो चेंज ना हो। तो ओवरऑल जब तक बंदे अंदर हैं कन्फाइंड स्पेस के तो स्पेस की ये एंट्री या अमल वहां जो आदमियों के रहने का है उसको मॉनिटर करेगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 272, ए डैश वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट क्रेन इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्रेन ऑपरेट करने के लिए परमिट चाहिए, कौन सा? ऑप्शन सी, हॉट वर्क परमिट। तो ऑपरेशनल एरिया में क्रेन चूंकि इंटरनल कंबस्शन इंजन है तो इसलिए उसके लिए हॉट वर्क परमिट चाहिए होगी। सवाल नंबर 273, फॉर ए वेल्डिंग वर्क इनसाइड ए कन्फाइंड स्पेस विच वर्क परमिट और परमिट्स, सो विच वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड? कन्फाइंड स्पेस के अंदर वेल्डिंग एक्टिविटी के लिए कौन सा परमिट या ज्यादा परमिट्स जो है वो चाहिए? ऑप्शन बी, हॉट वर्क एंड कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। वेल्डिंग एक्टिविटी के लिए हॉट वर्क और कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट। सवाल नंबर 274, इफ देर इज इमरजेंसी इन कन्फाइंड स्पेस एंड यू आर नॉट ट्रेंड इन रेस्क्यू, व्हाट विल यू डू? अगर कन्फाइंड स्पेस में इमरजेंसी हो जाती है और आप ट्रेंड नहीं है, रेस्क्यू के परफॉर्म करने के लिए ट्रेंड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? when you have concern और when you witness, आपका किसी भी तरह का ताल्लुक है या आप देख रहे हैं कुछ ऐसा हो जाता है किसी कन्फाइंड स्पेस में, तो उसी सूरत में। या ये सवाल ऐसे भी हो सकता है, इफ यू फाइंड समवन इन ट्रबल और इन इमरजेंसी एंड यू आर नॉट ट्रेन्ड टू परफॉर्म रेस्क्यू, व्हाट विल बी योर एक्शन? अगर आप किसी को मुश्किल में देखते हैं या किसी इमरजेंसी कंडीशन में देखते हैं और आप ट्रेंड नहीं है रेस्क्यू परफॉर्म करने के लिए, तो आपका एक्शन क्या होगा या आप क्या करेंगे दूसरे लफ्जों में? ऑप्शन सी, इन्फॉर्म टू रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी जो कन्फाइंड स्पेस इंसिडेंट्स हैं उनमें डेथ उनकी ज्यादा हो रही है या वो लोग ज्यादा विक्टिम बन रहे हैं जो try to rescue or help someone when they are not trained or they are not equipped। जब उनकी ट्रेनिंग नहीं होती या उनके पास साजो सामान मौजूद नहीं होता और जस्ट वो कूद पड़ते हैं, तो ऐसी सूरत में वो खुद भी विक्टिम बन जाते हैं। तो मेजॉरिटी कन्फाइंड स्पेस विक्टिम्स की ऐसी ही है जो रेस्क्यू के लिए जाते हैं, किसी की हेल्प के लिए जाते हैं,
इनिशियल से ज्यादा, इनिशियल जो लोग अंदर है, एंट्रेंट है, उनको कोई मसला, मसलन एक को कुछ हो गया तो एक दो तीन पीछे से हेल्प के लिए चले गए हैं। कई केसेस हमारे पास इस तरह के हैं कि जिसमें कोई एक आध एंट्रेंट इन ट्रबल था और दो तीन चार रेस्क्यू के लिए गए और सारे विक्टिम बन गए। तो इसलिए इट शुड नॉट बी डन इन एनी केस इफ यू आर नॉट ट्रेंड और यू आर नॉट इक्विप्ड, तो रेस्क्यू की अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं 275। व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स फॉर नॉइज एंड वाइब्रेशन? नॉइज और वाइब्रेशन के लिए क्या कंट्रोल मेजर्स या क्या हिफाजती इकदाम हैं? ऑप्शन सी, चेंज वर्क और वर्क प्रोसीजर एंड वेयर पीपीईज। तो नॉइज के लिए हमारे पास जो है वो मेजरली वर्क प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल आप हैमरिंग कर रहे हैं, उसकी जगह प्रेस करें किसी हाइड्रोलिक प्रेस से या और इस तरह, तो इसे हम कहेंगे प्रोसीजर हमने चेंज कर लिया काम का। और वेयरिंग पीपी, हमारे पास नॉइज के लिए हेयरिंग प्रोटेक्शन है, एयर मफ, एयर डिफेंडर, एयर प्लग, कैनाल कैप्स। इसी तरह वाइब्रेशन के लिए हमारे पास ग्लव्स हैं, लेकिन फिलहाल स्टैंडर्ड कोई उसको उस तरह रिकमेंड नहीं कर रहे। बहरहाल एक इंडस्ट्री की डेवलपमेंट है, इफेक्टिवनेस इट्स नॉट प्रूवन येट। अभी तक वो इस तरह ना कोई स्टैंडर्ड रिकमेंड कर रहा है उनको, और ना ही कोई और इस तरह की स्टडी है कि उनकी इफेक्टिवनेस लाइक अनदर पीपी है। वी कैन से कि गाइडलाइंस, गाइडेंस ये हैं, एचएससी की तरफ से भी हैं, आइजो की तरफ से भी हैं, लेकिन डेफिनेटली अभी तक हम इसको एज ए फुल स्केल रिकमेंडेशन नहीं कह सकते। वैसे अगर हम बात करें नॉइज कंट्रोल की, इवन के वाइब्रेशन की भी, तो नॉइज के लिए स्पेसिफिकली हमारे पास पहले है सोर्स। हम सोर्स को देखते हैं, फिर हम देखते हैं पाथ को, उसको इंटरप्ट करते हैं कि आवाज पहुंचे ना आगे, या ऑब्जर्व हो पाथ में, रास्ते में, और फिर रिसीवर को हम प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल को। तो नॉइज के लिए, वाइब्रेशन के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, इंटर रिलेटेड हैं। जहाँ पे वाइब्रेशन होती है वो नॉइज भी जनरेट करती है। दोनों के लिए हम ये कॉमन अप्रोच रख सकते हैं, सोर्स, पाथ और रिसीवर। मेरे इस काम से अगर आपको किसी भी तरह फायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए, चैनल की सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मजीद जुड़े रहने के लिए आप मुझे मेरे फेसबुक पेज HSE नोटबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोस पे अपनी राय का इजहार अनलाइक या लाइक की सूरत में जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन, ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप के जरिए आप मजीद रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए आपके वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह नेगेबान।